मेरे जोशीले और जुझारू नौजवानों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और आइए आज जो दानापुर में जो आर्मी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके जीएस के दूसरे पार्ट में आते हैं। प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपको मसूरी में स्थित है। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी आपको हैदराबाद तेलंगाना में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ये आपको खड़गवासला पुणे में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपका देहरादून में है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो आप लोग सब जानते होंगे कि कांग्रेस को 1885 में आपको ए ह्यूम ने बनाया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, बम्बई में हुआ और जिसकी अध्यक्षता किए WC बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में आपको कोलकाता में हुआ और इसकी अध्यक्षता किए दादा भाई नरोजी। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आपको 1887 में मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता किए बकरुद्दीन तैयब जी। तो बकरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अब क्वेश्चन को जब पढ़ना है तो हम लोग को सही ढंग से गहराई में जाके पढ़ना है ताकि हमारा कोई क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। आप लोग जानते होंगे कांग्रेस में विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ। आप लोग को यह भी मालूम होगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा आपको सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में किया, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और दोस्त मेरे 1938 और 1939 का हरिपुर और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किस रंग में होता है। तो भैया जिस बच्चे ने लाल रंग टिक किया है वो बिल्कुल सही है, उसने 2 नंबर कमा लिया। लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में ज़्यादा, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम, सबसे ज़्यादा फैलेगा बैगनी, सर्वाधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बैगनी में है, सर्वाधिक ऊर्जा आपको बैगनी रंग में है। लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेवलेंथ के मामले में लाल आगे है और प्रकाश संश्लेषण भी दोस्त आपको लाल रंग में सर्वाधिक होता है। तो चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है। तो भैया देखिए, खगोलीय दूरी कहलाएगा। अब 2 तारों के बीच की दूरी, 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी, तो इसको मापने के लिए निम्न ऑप्शनों में से हम लोग प्रकाश वर्ष को टिक करेंगे। ऐसे तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जो करीब 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। और भाई मेरे 1 प्रकाश वर्ष में आपका मीटर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर आपका 1 प्रकाश वर्ष है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। तो इसमें जो भाई प्रकाश वर्ष टिक किया हो बिल्कुल सही है, उसने 2 अंक कमा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक ईंधन कौन सा है?
तो देखिए इसमें कोयला और पेट्रोलियम में कन्फ्यूजन है। भैया देखो क्या प्राथमिक ईंधन हुआ। अब पेट्रोलियम जो अवसादी चट्टान से प्राप्त हो रहा है वो प्राथमिक ईंधन है। अब उसको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा उस पेट्रोलियम से हम लोग निकाल लेंगे यार गैसोलीन, डीजल, किरासन, मोम, वैसलीन, वो सारे चीज़ आपको पेट्रोलियम से निकाले जाएंगे। तो देखो गैसोलीन या डीजल आपका सेकेंडरी ईंधन है, लेकिन कोयला का भी तो निष्कर्षण हम लोग खदान से डायरेक्ट करते हैं। अब हमारे पास शंका है कि इन दोनों में हम किसे टिक करेंगे। तो देखिए इसमें आपको पहला नंबर पर पेट्रोलियम को देना चाहिए। जो बच्चा पेट्रोलियम टिक करेगा आर्मी उसी को सही मानेगा। अगर पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं रहता तो आप कोयला को टिक कर सकते थे। और चारकोल तो देखिए सेकेंडरी ईंधन है, उसको लकड़ी से बनाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम प्रारंभिक ईंधन है, अवसादी चट्टान से निकलता है। मोम, कोल तार, डीजल, किरासन, गैसोलीन, वैसलीन, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त संचार में सहायक है। अब देखिए सफेद रक्त कोशिका हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। मोनोसाइट सफेद रक्त कोशिका का ही सबसे बड़ा कोशिका है, ये भी बॉडीगार्ड है भाई। सफेद रक्त कोशिका का ही अलग एक और कोशिका होता है आपको लिम्फोसाइट। तो सफेद रक्त कोशिका और मोनोसाइट तो देखिए शरीर का बॉडीगार्ड है। और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो रक्त के थक्का जमाने में काम करता है। तो भैया ये जो रक्त है उसको हमारे शरीर में सब जगह पहुंचाने का और संचरण करने का जो काम है वो हृदय का है। हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, जिससे यार प्रेशर बनता है और उस प्रेशर से रक्त हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगेगा। देखिए हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कमेगा और ऊपर जाएंगे तो वायुदाब और कमेगा। तो अधिक ऊंचा पर जाएंगे तो वायुदाब कम जाएगा और हमारे शरीर का रक्त का जो दाब है वो वायुदाब से बढ़ जाएगा और हमारे नाक मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें जो बच्चा लोग निम्न वायुमंडलीय दाब को टिक किया है वो सही है। तो मेरे आर्मी का तैयारी करने वाले वीर नौजवानों, अब वीर तो तुम हो ही, लेकिन अब थोड़ा सा बुद्धि भी लगाओ। क्वेश्चन का पैटर्न दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ने का कोशिश करो, रटने का कोशिश ना करो। सारी तैयारी आपको टॉपिक वाइज होनी चाहिए और टॉपिक में भी हमें मतलब कि एक लेयर नीचे उतरना है ताकि हमसे कोई प्रश्न ना छूटे। भैया जिसको वर्दी पहनना होगा वो होली और दिवाली नहीं देखेगा। देखो आज होली का दिन है और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जिसको वर्दी पहनना है वो होली दिवाली नहीं देखेगा यार, होली को भी पूरी तरह से यूज करेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हो सके कि यार 25 अप्रैल को जिसको परीक्षा देना है उसका एक एक दिन कीमती है। तो अपने इस कीमती दिन को आप अपने घर की आशा हो, आप अगर सफल हो गए, जहिना से आप दौड़ निकालें तहिना से ही आप एक आशा पैदा कर दिए हैं अपने सब परिवार वालों के बीच में। और एक आम घर में जल्दी आशा पैदा होता नहीं है। अभी आशा पैदा हो गया है तो ये आशा निराशा में नहीं बदलना चाहिए। मेरा सब भाई पूरे हिंदुस्तान का जो भी मेरा भाई लोग को 25 अप्रैल को परीक्षा देना है वो सब जोड़ लगा दो भाई मेरे, अंत भला तो सब भला। तो जम के मेहनत करो और अंत को भला कर लो और जीवन को रंगीन कर लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लगता है मेरे सब भाइयों ने इसे मारा होगा। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी
आपको यार पौधे के जीवन से संबंधित है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप के अध्ययन, नसों के अध्ययन, बिल्कुल नहीं। क्रोनोग्राफ का अध्ययन जो होता है वो आपको यार सूर्य के कोरोना का अवलोकन तथा उसके चित्र लेने के लिए किया जाता है। अब सूर्य का कोरोना क्या है भैया? तो सूर्य का जो बाहरी लेयर है, सूर्य का जो बाहरी परत है वो सबसे गर्म होता है। इसकी तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी को हम कहते हैं कोरोना। तो सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहते हैं और कोरोना के अध्ययन और तस्वीर खींचने के प्रक्रिया को क्रोनोग्राफ कहा जाता है। और सूर्य का जो भाग हम लोग देख रहे हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। और जाने आप लोग सब जानते होंगे कि सूर्य पर होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें 2 हाइड्रोजन के समस्थानिक 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अब नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन नहीं मिला, हाइड्रोजन का 2 समस्थानिक, कौन? ड्यूटेरियम। तो 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और भाई मेरे कोरोनोग्राफ क्या है? सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना। और सूर्य का जो भाग हमें नजर आ रहा है वो है प्रकाश मंडल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ट्ज इकाई है, आप लोग सब जानते होंगे। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है और इसे मेरे सब भाइयों ने सही किया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? देखिए, दुनिया का पहला जो गणना मशीन है वो चीन में बना आज से 3000 साल पहले, जिसे हम कहते हैं एबेकस। तो इसका आंसर होगा आपको एबेकस। और भैया पास्कल नहीं, पास्कल होगा यहाँ पर। तो पास्कल ने बनाया था कैलकुलेटर 16वीं सदी में, जिसे कहते थे हम कहते थे एडिंग मशीन। और चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, वही चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के पितामह थे, उन्होंने बनाया था डिफरेंशियल मशीन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? एबेकस। एबेकस दुनिया की पहली गणना मशीन है। तो दोस्त मेरे जरूर आप लोगों ने सही किया होगा इसे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? देखिए एकदम आपके लायक क्वेश्चन है, क्योंकि फौज में जाना है तो रिवॉल्वर है और राइफल से खेलना है आपको। भैया रिवॉल्वर का खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। मेरे हिसाब से मेरे सब भाई ने इसको सही किया होगा। लेकिन जरा बताओ, टैंक का खोज किसने किया? बउआ मेरे, टैंक का खोज किया स्विंगटन। और बारूद का रोजर बेकेन। और परमाणु बम को खोजा ऑटो हान। और हाइड्रोजन बम को बनाया एडवर्ड टेलर। और आपका पसंदीदा हथियार, जिसे आप आर्मी में जाकर जरूर हाथ में लेना चाहेंगे, वो है AK-47। और इस AK-47 को खोजा क्लासीनिकोव। तो भाई मेरे, आप लोगों ने सब ने सैमुअल कोल्ट मारा होगा। इसमें आपको पूरे नंबर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वायुगति शास्त्र एरोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं? यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। बिल्कुल सही, इसमें हम ए टिक करेंगे। और जो भाई ने इसमें ए टिक किया है उनको वो बिल्कुल राइट है, उनको 2 मार्क्स मिल रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर के जो 5वां जनरेशन है उसमें आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर खुद सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। और इस आधार पर बहुत सारे रोबोट और बहुत सारा मशीन बना है।
तो इसके जो पितामह हैं वो कहे जाते हैं जॉन मैकार्थी। तो जिन भाई लोगों ने जॉन मैकार्थी को टिक किया है वो बिल्कुल राइट हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह का पीएच मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखिए भैया 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, लेकिन दूध और दही का ही देखिए पीएच मान 6 होता है। तो दांत को डैमेज कर सके उसके लिए पीएच मान 5.5 से नीचे जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 5.5 सही है। आप लोग जानते हैं कि 7 हो गया उदासीन, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय, 7 से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, मान लीजिए कि 1 पर आ गए तो अम्लता उतना ही ज़्यादा, 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षारता बढ़ते जाएगा। तो दांत के एनामल को डैमेज करने के लिए कम से कम यार 5.5 से पीएच नीचे होने चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ना चीनी केन शुगर का आणविक सूत्र क्या है? इसको मेरा सब भाई लोग मारा होगा। देखो C12H22O11, भैया ये डाइसाइक्राइड्स है, ये 2 ग्लूकोज के अणु को मिलाकर बना है। ये जो आपको ग्लूकोज है C6H12O6 ये मोनोसेक्राइड्स है। और जो आलू में स्टार्च, चावल में स्टार्च मिलता है वो है पॉलीसेक्राइड्स, जो बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से बना है। तो जो भाई मेरे इसमें बी मारे हैं, C12H22O11 टिक किए हैं, वो राइट है उनका बिल्कुल, उनको 2 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बात तांबे का गलनांक का नहीं है दोस्त। जब ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये दर्शा रहा है कि नहीं अब कमर कसना है, बकवास करने से काम नहीं चलेगा, सही ढंग से पढ़ना है। अब जितने भी महत्वपूर्ण मतलब कि आपको जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनका गलनांक आपको आना चाहिए। तांबा का पूछा हो सके अगला बार सोना का पूछे तो चांदी का पूछे, अब सोना का पूछेगा यार तो सोना का गलनांक होता है 1064 डिग्री सेल्सियस, चांदी का होता है 961.7 डिग्री सेल्सियस, लोहा का होता है 538 डिग्री सेल्सियस, और सर्वाधिक गलनांक होता है टंगस्टन का, जिसे हम W से इंगित करते हैं। इसका गलनांक करीब होता है आपको 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई मेरे अभी हम लोगों ने 2 पार्ट में 30 आर्मी जीके और जीएस का डिस्कस किया था। इस डिस्कशन से हमें लगा कि नहीं अब आर्मी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और बच्चे जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे पूरा प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। दोस्त मेरे, तुम सैनिक बनने वाले हो, और सैनिक कोई आम चीज़ नहीं होता है। आप लोगों ने एक कविता सुना होगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर चढ़ूं और खूब इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो भाई मेरे, सैनिक का सम्मान एक पुष्प भी अपना विलासा रख रहा है। पुष्प भी कह रहा है कि नहीं हमको किसी सुंदरी के मतलब गहना में नहीं सजना है, हमको भाई देवता के सर पर चढ़ के मतलब कि नहीं इतराना है, हमको फेंक दो उस रास्ता पर जिस रास्ते से भाई देश के सैनिक मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए एक फूल भी आपको भगवान से ऊपर मान रहा है। तो दोस्त, अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं, इस देश का सबसे गौरवशाली जॉब करना चाहते हैं, तो फोकस में मत रहिए, गहराई से प्यार कीजिए, गहराई से पढ़ाई कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप जब लग जाएंगे तो कोई काम आपके लिए संभव नहीं है। तुम सबसे वीर बालक इस हिंदुस्तान का है, तुम सबसे फास्ट है, तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा जुनून है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे का 25 अप्रैल को परीक्षा है, एग्ज़ाम है,
वो सब बच्चा इस क्वेश्चन पैटर्न को देखकर अपना पूरा एनर्जी अपने पढ़ाई पर लगा देगा, अपने माँ बाप और अपना सपना वर्दी पहनने का वो पक्का पूरा कर लेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।